नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज राजस्थान की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए। सबसे बड़ी खबर है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का रद्द हो जाना। बड़ी खबर है हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले की खबर है। ये वो खबर है जिसके चलते पिछली गहलोत सरकार को युवाओं का विरोध झेलना पड़ा था और कहा जाता है कि सरकार गिरने में उसका एक बहुत बड़ा योगदान था। ये वो खबर है जिसके चलते पिछले लगभग 2 महीने से राज्य सरकार, जो वर्तमान भजनलाल सरकार है, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम ये भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। ऐसे में ऐसा क्या था इस परीक्षा में जिसके चलते दो सरकारें सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई और सरकारों को जो सरकारें जो निर्णय नहीं ले पाई वो हाईकोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया, और वो भी एकल पीठ के द्वारा, सिंगल जज बेंच के द्वारा फैसला लिया गया। और इस फैसले को ऐतिहासिक तरीके से उन लोगों के बीच में चर्चा का कारण बनाया जा रहा है जो इस पूरी धांधली से प्रभावित थे। क्या थी पूरी कहानी? क्योंकि अल्टीमेटली सब इंस्पेक्टर परीक्षा जो कि विवादों में थी, अपने पेपर लीक के चलते, डमी कैंडिडेट्स के चलते, और तो और आरपीएससी के वो मेंबर्स जिन्होंने कभी आरपीएससी के थ्रू इस परीक्षा को आयोजित कराने की ठानी थी, वो तक इस पूरी परीक्षा में गिरफ्तार हुए थे। ऐसे में हाईकोर्ट ने आज सही मायने में कहा जाए तो न्यायिक शुचिता का परिचय देते हुए एक ऐसा फैसला दिया जिससे कि न्याय पर लोगों का विश्वास बना रहा, क्योंकि सरकारें तो सबको खुश करने में व्यस्त थी। आज के सेशन में विशेष रूप से इस बात की चर्चा होगी। ये फैसला हुआ तो राजस्थान हाईकोर्ट के तरफ लोगों के मन में जो भाव है वो अत्यधिक इज्जत के साथ बढ़ गया कि आपने इस तरह का फैसला उस समय दिया जब सरकारें अपने आप को डाइसी सिचुएशन में पा रही थी कि हम इसका भला करें, उसका बुरा करें, सबका अच्छा हम कैसे रहें। सबके अच्छे रहने में सरकारें भले ही फेल रही हों, लेकिन हाईकोर्ट ने आज अपने आप को बड़ी मजबूती से प्रस्तुत करते हुए एक ऐसा न्याय स्थापित किया जिसके चलते सुर्खियों में आया एसआई भर्ती परीक्षा का रद्द होना। राजस्थान हाईकोर्ट की इस परीक्षा के रद्द होने के फैसले में कई पार्टियां थी जो अपने अपने तरीके से इस क्रेडिट को लेने में जुटी थी। अब शुरू करेंगे इस पूरी कहानी को कि कैसे कैसे कौन कौन था, लेकिन उससे पहले मैं आपको पार्टियों में बता दूं कि पहले तो पूरी बीजेपी पार्टी थी जो ये चाहती थी कि 2021 की परीक्षा रद्द हो। बाद में सरकार रह गई, लेकिन बीजेपी के ही एक नेता कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी ने इसकी काफी ज्यादा पैरवी की कि यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए और जो जिम्मेदार हैं, गुनहगार हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सरकार से वो इस मामले में बिल्कुल अलग चलते रहे, छात्रों के बीच में मांग उठाते रहे, लेकिन जब सरकार ने ही ये कह दिया कि परीक्षा रद्द नहीं होगी तो उनका थोड़ा सा मोर्चा ढीला पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जी जो सांसद हैं, उनके द्वारा इस बात को बहुत जोर शोर से उठाया जाता रहा। उनके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन चलते रहे, छात्रों का धरना प्रदर्शन चलता रहा, और उस धरना प्रदर्शन में जो इतने दिन से चल रहा था कि हमें ये परीक्षा रद्द करवानी है, उस धरना प्रदर्शन में आज खुशी की लहर थी कि वो इस परीक्षा को रद्द कराना चाहते थे। आज हाईकोर्ट के माध्यम से उन्हें न्याय की प्राप्ति हुई। तो इन सारे विषयों पर चर्चा आज डिटेल में करेंगे। फिलहाल के लिए इस परीक्षा के रद्द होने पर फिलहाल के लिए काफी ज्यादा राहत की सांस ली जा रही है उन छात्रों में जो 2021 में फर्जीवाड़े के चलते सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाए थे। हाईकोर्ट के अपने फैसले में 3 तरह से पेपर लीक माना गया। पहला कि आरपीएससी के जब 2 सदस्य ही गिरफ्तार हो गए तो फिर ऐसे में कहां से आप पारदर्शिता की बात कर सकते हैं। दूसरा, इस भर्ती परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में डमी कैंडिडेट्स बिठाए गए थे, तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि ये पूरी तरह पारदर्शी थी। और तीसरा, जगदीश बिश्नोई सहित जो अन्य गैंग पूरे प्रदेश में इस भर्ती के पेपर को लेकर के लीक करने में सक्रिय थी, उनके द्वारा जब ये काम किया गया तो इस परीक्षा का टॉपर तक गिरफ्तार हो गया। तो ये पूरी तरह से परीक्षा कॉम्प्रोमाइज्ड थी। तो इस परीक्षा से पास हुए लोग अगर वो शासन में आते हैं, यदि वो सरकार में आते हैं, तो देश राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। यहां पर यह प्रश्न जरूर बना रहा कि उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने सही तरीके से पढ़ाई करके परीक्षा पास की थी। तो न्यायपालिका ने अपनी तरफ से उन्हें केवल सहानुभूति दी और कहा कि 2021 में परीक्षा देने के लिए जो ओवरेज हो सकते थे, उन्हें इस बार वाली परीक्षा में हम फिर से मौका देने के लिए तैयार हैं। वो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं, उन्हें वापस से मतलब उम्र के हिसाब से फिर से उन्हें मोहलत दी जा सकती है, एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। न्यायपालिका के द्वारा यह न्याय दिया गया। इस बीच में किरोड़ी लाल जी का बयान भी आया और
हनुमान बेनीवाल जी का बयान भी आया और कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया। बयान तीनों पार्टियों की तरफ से थे। किरोड़ी लाल जी ने एक तरह से अपना पर्सनल बयान दिया, क्योंकि इसे सरकार का बयान फिलहाल कंसीडर ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि आप अलग से इस चीज की मांग लंबे समय से कर रहे थे कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, और आपका मानना था कि 50% से ज्यादा फर्जी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सेलेक्ट हुए हैं। अभी जिन एसओजी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो 58 फर्जी सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन मेरे पास मतलब किरोड़ी लाल जी के पास ऐसा डेटा है जिसमें उन्हें लगता है कि आधे से ज्यादा लोग यहां पर फर्जी तरीके से पास हुए थे। हालांकि सरकार से वो थोड़ा अलग चल रहे थे, इसलिए सरकार के नाम पर उन्हें क्रेडिट दिया जाएगा नहीं, ये आने वाला समय डिसाइड करेगा। हनुमान बेनीवाल जी, जिनके नेतृत्व में प्रदर्शन लंबे समय से चल रहे थे, जयपुर के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा था, उन्होंने इस बात को इस तरह से प्रस्तुत किया कि सरकार ने तो पहले ही 2 महीने पहले जुलाई में यह कह दिया था कि हम इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे, अर्थात सरकार कॉम्प्रोमाइज हो गई, ये सोचते हुए कि हमने अगर रद्द कर दिया तो पता नहीं कौन बुरा मान जाएगा या फिर उन लोगों का क्या हो जाएगा जिनके लिए सरकार मन में सहानुभूति रखती है। ऐसे में राज्य सरकार तो पीछे हट चुकी थी, ये हमारी हठधर्मिता थी, हमारी जिद थी, छात्रों के साथ न्याय की मांग थी, जिसके चलते हम खड़े हुए। तो हनुमान बेनीवाल जी ने इस बात पर अपनी बात से इस न्याय को प्रभावित होना माना कि हम लोग जिस चीज की मांग कर रहे थे वो हुआ। अल्टीमेटली क्रेडिट लेने कांग्रेस भी यहां उतर आई, जिसके राज में ये पेपर लीक हुआ था, जिसके कालखंड में ये पेपर लीक हुआ था, और उन्होंने इस बात का क्रेडिट कुछ इस तरह से लिया कि हमने तो इस परीक्षा के अंदर या फिर जब पेपर लीक होंगे उसके अंदर जो गुनहगार हैं उनके लिए उम्र कैद और 10 करोड़ रुपए तक की जुर्माने की व्यवस्था कर दी है। और सरकार ने, चूंकि बीजेपी सरकार ने परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया, ये तो न्यायपालिका है जिसने न्याय स्थापित किया। मतलब हद ये है, जिनके काल में पेपर लीक हुआ वो भी आज क्रेडिट लेने के लिए लाइन में खड़े थे। सरकार खुद से समझ नहीं पा रही कि हमारे जो मंत्री हैं उनका क्रेडिट लेना कितना सही है कितना गलत है। साथ ही साथ में हनुमान बेनीवाल जी, जो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो अपनी अलग से एक धारा बनाकर तृतीय मोर्चे की तरह से चल रहे हैं, वो इन दोनों से संघर्ष करते हुए अपनी पहचान बनाने में लग रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर किरोड़ी लाल जी का और हनुमान बेनीवाल जी का आपस में एक टीवी इंटरव्यू में बहस करना और एक दूसरे से लगभग हॉट डिबेट में बदल जाना काफी चर्चा का विषय रहा है। उसमें जिन जिन मसलों पर चर्चा हुई है, आने वाले समय में हो सकता है मैं उस पर एक डिटेल वीडियो करूं जिसमें वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जिस कालखंड का कर रहे हैं उससे आप लोगों को भी सूचित कराया जाए। ठीक है, फिलहाल के लिए क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन क्रेडिट लेगा ये तो आने वाले समय में जनता वोट देके तय करेगी, छात्र भविष्य बनाते समय तय करेंगे कि इस फैसले से जिन्हें लगता है कि उनकी जीत हुई है तो क्रेडिट का सेहरा किसके सिर बंधे। फिलहाल के लिए मैं आपको, अगर आप इस पूरी घटना से और इस पूरी भर्ती परीक्षा से अवगत हैं और या फिर कुछ मिस कर गए हैं, तो मैं आपको ब्रीफ में इस पूरी जानकारी को अपडेट दे देता हूं। साथियों, बात 2021 की है, जब राज्य में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, गहलोत जी मुखिया हुआ करते थे। उस समय पर प्लाटून कमांडर के नाम से, यानी कि सब इंस्पेक्टर के नाम से, एसआई और सब इंस्पेक्टर के नाम से 859 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। आवेदन थे, छात्र अप्लाई कर सकते थे। इस तरह से सब क्षेत्रों के मतलब कैटेगरी वाइज उसके अंदर सीट्स का क्लासिफिकेशन, ये पूरी की तरह से उस समय निकली हुई विस्तृत विज्ञापन की सीन है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस परीक्षा के लिए आवेदन मांगे जाते हैं, छात्र इसके लिए आवेदन करते हैं। ये पूरा की पूरा वो एसएसओ आईडी का पोर्टल है जिसके थ्रू आवेदन की तारीख रखी जाती है। 859 पदों के लिए 3.80 यानी कि 3,80,000 जो लाख लोग जो हैं वो इस लिखित परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं, और यह परीक्षा 24 दिसंबर 2021 को परिणाम जारी कर देती है। मतलब इस परीक्षा के अंदर 4 लाख कैंडिडेट लगभग 900 पदों के लिए, 850 पदों के लिए पार्टिसिपेट किए थे। परीक्षा के अंदर फॉर्म लगभग 7 से 8 लाख लोगों के द्वारा भरा गया था। 8 लाख लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था। 13 सितंबर से 15 सितंबर तक इसकी लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। चूंकि यह परीक्षा लिखित परीक्षा के बाद में फिजिकल टेस्ट से होकर और फिर उसके बाद में इंटरव्यू से होकर गुजरती है, तो त्रिस्तरीय पेपर हो चुका था। फिजिकल टेस्ट के लिए 20,000 कैंडिडेट पास किए गए, 20,359 कैंडिडेट पास किए गए। फिजिकल टेस्ट फरवरी 2022 में रखा गया और अप्रैल 2022 में इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया फिजिकल टेस्ट का।
फिजिकल टेस्ट पास कर चुके लोगों में लगभग 4 गुना लोग, क्योंकि 850 पद थे, लगभग 4 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया कि इतने लोग इंटरव्यू के लिए सफल हैं। इंटरव्यू को 9 चरणों में आयोजित किया गया। 23 जनवरी से 29 मई तक इंटरव्यू आयोजित हुए। इंटरव्यू के बाद 2021 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जून 2023 को जारी हुआ। मतलब इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद में फाइनल रिजल्ट आने में लंबा समय लगा। 2022 में फिजिकल का इंटरव्यू, फिजिकल का रिजल्ट और उसके बाद में लगभग 1 साल पूरा होने के बाद में फाइनल रिजल्ट जारी हुआ। जून 2023 में फाइनल रिजल्ट आया। कहानी कहां से निकल कर आती है, तो यहां पर थोड़ा सा तर्क मैं आपके साथ साझा करता हूं। हुआ क्या कि ये जो इंटरव्यू के चरण थे ना, 9 चरणों में 23 जनवरी से 29 मई तक जब इंटरव्यू हुए, तो ये जो सफल अभ्यर्थी थे, ये इंटरव्यू की तैयारी करते समय कई कोचिंग संस्थानों के अंदर पहुंच गए। उनमें से कुछ कोचिंग संस्थानों में जब इनके इंटरव्यू चले, तो उन इंटरव्यूज की क्लिप मार्केट के अंदर वायरल होना शुरू हुई। इन कोचिंग संस्थानों में जब ये इंटरव्यू देने गए, जैसे होता है कि भाई पैनल किसी ने गठित किया, तो पैनल में जो लोग इंटरव्यू देने आए, उनके सवालों को देखकर, यानी सवालों पर जवाब देख करके आम जनता को यह बिलीव होने लगा था कि यह व्यक्ति वो तो नहीं हो सकता जो 3291 में शामिल हो 4 लाख लोगों में से। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बहुत सारे ऐसे, जैसे लिव इन रिलेशन के ऊपर एक वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें इंटरव्यूअर पूछ रहा है उस कैंडिडेट से, और उसके जवाब बड़े ही अचरज भरे थे। तो इस इंटरव्यू के कालखंड में ही यह पर्चा चर्चा का विषय बन चुकी थी। हालांकि जब रिजल्ट जारी हुआ, उसके बाद कोचिंग संस्थाओं के द्वारा उन इंटरव्यूज को, उन मॉक इंटरव्यूज को जारी करके रिजल्ट क्लेम किया गया कि देखिए इस विद्यार्थी ने हमारे यहां से इंटरव्यू की तैयारी की थी। जब रिजल्ट निकलकर बाहर आए, तो जब वो लोगों ने इंटरव्यू देखे, तो अचानक सोशल मीडिया पर इस बात की बहस छिड़ गई कि ये लोग डमी हैं, ये लोग फर्जी हैं, इनके जगह कोई और बैठा है, ये लोग नकल करके पास हुए, यानी कि परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई है। जून 2023 का समय था। दिसंबर 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर चुनाव थे विधानसभा के। तो जून के बाद में इस रिजल्ट ने, जहां राज्य सरकार इस तैयारी में थी कि हम इतने अच्छे रिजल्ट निकाल कर, उस समय गहलोत सरकार की तैयारी थी कि रिजल्ट का माहौल रहेगा तो हम युवाओं को बता पाएंगे कि हमने इतनी नियुक्तियां दी हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका यही रिजल्ट असल मायने में उनके लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि इस रिजल्ट ने लोगों के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया कि परीक्षा में करप्शन हुआ है। और भ्रष्टाचार की जो बात है या पेपर लीक की जो बात है, वो उस समय जनों जनों के बीच में पहुंचना शुरू हो गई। तो अब देखिए 2023 में जून के बाद से दिसंबर के बीच में जो कुछ होना था, वो केवल और केवल सरकार के विरोध में ही जा रहा था। शुरुआत में गहलोत सरकार ने इस बात से इनकार किया कि नहीं साहब, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब विरोध की आग उठने लगी, विद्यार्थियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन होने लगे, बच्चों के द्वारा धरने प्रदर्शन होने लगे, जो इन उम्मीदवारों ने इतनी मेहनत की थी, जो इस रिजल्ट से बाहर हुए, वो विरोध में उतरने लगे। उन्होंने कहा कि इस पेपर में धांधली हुई है, इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, अपराधियों को छोड़ना नहीं चाहिए। इस तरह से विरोध प्रदर्शन जब मांग करने लगे, उसी समय पर उस समय बीजेपी, जो कि अपोजिशन में थी 2023 में, उसने इस मामले को पकड़ा और मामले को पकड़कर सरकार के खिलाफ, तत्कालीन सरकार कांग्रेस सरकार के खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन किया। उस समय किरोड़ीलाल मीणा जी ने इस आंदोलन का बढ़िया नेतृत्व किया। लोगों के बीच में काफी ज्यादा अवेयरनेस इस बात की फैलाई कि देखो किस तरह से परीक्षा के अंदर धांधली हुई है। धीरे धीरे राज्य सरकार उस समय की दबाव में आने लगी। एसओजी का गठन हुआ, कहा गया कि इस मामले की जांच करिए। मामले की जांच के लिए जब एसओजी निकलती है, तो लोगों के द्वारा शिकायतों के आधार पर, क्योंकि एसओजी ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया कि आप इस पर हमें शिकायत करें, तो लोगों के द्वारा सूचनाएं आना शुरू होना था। लेकिन इसी बीच में चुनाव की आचार संहिता और आचार संहिता के साथ इलेक्शन, तो अक्टूबर से दिसंबर का समय कब निकल गया पता भी नहीं चला। लेकिन इस बीच में राज्य सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा, मतलब एक तरह से कहिए नेगेटिविटी बन चुकी थी। चूंकि नई सरकार बन चुकी थी और नई सरकार ने पुराने समय में एसआई भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को देखा था, ऐसे में नई सरकार ने इस काम को अपनी प्राथमिकता माना और उन्होंने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी जैसे ही आती है, उस एसआईटी ने अपनी तरफ से एक मतलब एसआईटी के अंदर एसओजी के जो चीफ थे एडीजे वीके सिंह, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया और उस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायतों को आमंत्रित किया गया कि आपको लगता है कि यह व्यक्ति गलत तरीके से पास हुआ है तो आप हमें शिकायत कर सकते हैं। 826 शिकायतें उस समय पर मामले के अंदर दर्ज हुई। और इस समय ना, ये एसओजी की और एसआईटी की एक खासियत इस समय चर्चा का विषय है। आपको मालूम होगा कुछ दिनों पहले दिव्यांग फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर सरकारी नौकरी पाने वालों पर भी हमने एक वीडियो किया था।
उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एसओजी ने और एसआईटी ने ये तरीका बनाया है कि अपना एक नंबर जारी किया हुआ है। आपको लगता है कि ये आदमी गलत तरीके से वो हुआ है, आप उसकी शिकायत करें, तथ्य भी साथ में रखें, तो उनको जांच में सहयोग मिलता है। तो ये एक तरीके का पुलिस का या जांच एजेंसियों का आम जनता के साथ जो लोकल कनेक्ट बना है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, फिल्मों में देखी जाने वाली चीज है। कुछ दिनों पहले बंगाल के अंदर खाकी नाम से खाकी नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई थी, उसमें दिखाया गया था कि आज से 25-30 साल पहले पश्चिम बंगाल में यह प्रयोग किया गया था कि पुलिस ने अपने फोन नंबर जारी करके कोलकाता से अपराध को मिटाया था। मतलब चीफ जो पुलिस के मुखिया थे, उन्होंने ही अपना नंबर जारी कर दिया, जांच अधिकारी ने, एसपी स्तर के व्यक्ति ने अपना नंबर जारी कर दिया और लोगों से कहा कि आप हमें सीधी शिकायत करें ताकि कोई बीच में इस शिकायत को खा ना जाए। ऐसा ही काम यहां पर हमारे राज्य में भी देखने को मिला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब एक तरह से कहिए तो बिना एफआईआर के आपकी सूचनाएं ऊपर तक जा रही हैं, आपको पुलिस का भय नहीं है। आम जन में जो विश्वास और अपराधियों में जो भय की बात है, वो कहीं ना कहीं इन शिकायतों से निकल कर आई और ऐसे में लोगों के द्वारा शिकायतें की गई। 826 शिकायतें दर्ज हुई। एसओजी ने पूरी तरह से अपने हेल्पलाइन नंबर से आई हुई शिकायतों पर पूरी तरह जांच बिठाई और जब जांच बिठाई तो पाया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वाकई में फर्जी तरीके से पास हुए हैं। जांच में जब पाया गया तो उसके बाद में उन लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हुई। पेपर लीक के अंदर जो लोग जिम्मेदार थे या फिर जो पेपर लीक से या फिर डमी कैंडिडेट की वजह से सेलेक्ट हुए थे, उनकी गिरफ्तारियां होना शुरू हुई। गिरफ्तारियों के अंदर हर दिन खबर बनना शुरू हुई, इतने गिरफ्तार। इस बीच में चल क्या रहा था, जो पास हो चुके थे उनकी ट्रेनिंग होनी थी, क्योंकि अल्टीमेटली जब रिजल्ट आया है तो उनकी ट्रेनिंग होनी है। ट्रेनिंग होती है आरपीए के अंदर, राजस्थान पुलिस अकेडमी के अंदर। उनकी ट्रेनिंग चल रही है और इधर एसओजी जांच कर रही है। एसओजी द्वारा उस पूरे बैच के अंदर जो लोग ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं, उन लोगों की जांच की जाती है कि असल में इनमें से एसओजी हर स्तर पर जांच करती है और इस बात के लिए वाकई में पुलिस की प्रशंसा होनी चाहिए कि उन्होंने जांच में बहुत मजबूती के साथ काम किया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद राजस्थान पुलिस आरपीएससी के मेंबर्स को गिरफ्तार ना कर पाती। यह बहुत बड़ा उदाहरण बना पुलिस की जांच का कि पुलिस अगर चाहे तो कुछ भी कर जाती है, लेकिन मुसीबत यह है कि पुलिस चाहती किसके विल पर है। सरकार के चाहने पर अगर पुलिस ने चाहा तो फिर लोग गिरफ्तार हुए, तो फिर इसका मतलब पुलिस शह पर ही काम करती है और अगर ऐसा है तो अपराध सरकार के संरक्षण में होते हैं, यह कहने में कोई बहुत बड़ा गुरेज नहीं हो सकता। खैर, फिलहाल के लिए यहां पर ऐसा एसओजी के अंदर छापेमारी होती है और इसके अंदर ट्रेनियों को गिरफ्तार किया जाना शुरू होता है। पूरे देश भर के अंदर यह मामला बन जाता है कि सब पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग लेते हुए जो सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी गिरफ्तारियां होने लग रही हैं। हर दिन खबर निकल कर, कभी 15 की खबर, कभी 5 की खबर, कभी 13 की खबर, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां चल रही होती हैं। जब गिरफ्तार होते हैं तो गिरफ्तारों के साथ साथ पूछताछ होती है। पूछताछ होती है तो तार खुलने लगते हैं। सबसे बड़ी पूछताछ तो इसी बात की कि भाई तुम फर्जी तरीके से पास हुए कैसे, किसने तुम्हें पेपर दिया। तो उनकी जानकारी के आधार पर उन लोगों पर कार्रवाई जिन्होंने पेपर उपलब्ध कराया, नंबर एक। नंबर दूसरा, पेपर उपलब्ध कराया सो कराया, नंबर दूसरा, तुम्हारे पास में जुगाड़ क्या था, तुमने किसको अपनी जगह बिठाया, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतना टैलेंट भी नहीं दिख रहा कि तुम नकल करके पास हो सको। तो ऐसे में तुमने अपनी जगह क्या किसी डमी को बिठाया था, यानी कि मुन्ना भाई बन के बैठाया था किसी को। तो इस तरह से पूरा पूरा मामला जब निकलने लगा तो फिर छापेमारियां बड़े स्तर पर शुरू हुई। इस बीच में अशोक गहलोत जी और उनके साथ में जो संबद्ध लोग हैं, उन तक जांच पहुंचना शुरू हुई। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के बॉडीगार्ड और उनके बच्चे, बॉडीगार्ड जो है उसके बेटे को भी पुलिस ने इस मामले के अंदर अरेस्ट किया। जब यह मामला जांच के अंदर और घुलता चला जा रहा था, इसी बीच में आरपीएससी, राजस्थान के अंदर वो संवैधानिक बॉडी जिसकी जिम्मेदारी है इस तरह की परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी तरीके से आयोजित कराना, आरपीएससी पर साथियों ये लंबे समय से आरोप रहे हैं कि आरपीएससी के अंदर इंटरव्यू के अंदर तो धांधली होती ही है। मतलब ये तो एक ऐसा ओपन सीक्रेट है जिसको हर सरकार में बैठा आदमी जानता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि आरपीएससी अपने आप को ऐसा नीट एंड क्लीन लिंक बनाकर रखती है, पता ही नहीं होता कि ये किस तरीके से मैनेज हो रहा है। या फिर ये कहिए, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अपराधियों के साथ साठगांठ शायद सरकार की मंशा पर ही होता है। संभव कैसे है ये बात तो खैर जब कभी खुलकर आएगी, कभी हो सकता है किसी पत्रकार के द्वारा या किसी बड़े समाचार समूह के द्वारा इस मामले का पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया जाए। निकल कर क्यों नहीं आती? क्योंकि कोई भी छात्र
अपने सिलेक्शन को दांव पर नहीं लगाना चाहता, क्योंकि जैसे ही ये मामला स्टिंग ऑपरेशन में बदलेगा उस छात्र का तो सिलेक्शन अटक ही जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे पूरी आरपीएससी का बैठा नेक्सस नाराज हो जाएगा। तो जब कोई बलिदान देने के लिए छात्र तैयार नहीं होता तो ये नेक्सस खुल करके भी नहीं आता। अदरवाइज जिस तरह से रंगे हाथों आपने भ्रष्टाचारियों को पकड़ते देखा है कि साहब भ्रष्टाचार करते समय अपराध अधिकारी पकड़े गए, पकड़े तो ये लोग भी जा सकते हैं, लेकिन मुसीबत वही है कि कौन इस मामले में अपने आप की आहुति दे। राजस्थान वैसे शूरवीरों का राज्य है। ऐसे में अब उन शूरवीरों की तलाश है जो किसी दिन आरपीएससी के अंदर मतलब लंका दहन करके निकलेंगे। फिलहाल के लिए ऐसा ही रिक्रूटमेंट पेपर लीक की बात आती है। रिक्रूटमेंट के अंदर बात निकल कर आती है, एक खुद माननीय सदस्य ने अपने 2 बच्चे बच्चियों के लिए, बेटे बेटी के लिए पेपर लीक किया था, या फिर मतलब उनके लिए पेपर जुगाड़ किया था। कहां से किया? इनका नाम रामूराम राय का था। इन्होंने बाबूलाल कटारा से पेपर लिया था। मतलब हद यह है। अच्छा, रामूराम राय का पिछली बीजेपी सरकार के अंदर आरपीएससी के मेंबर बने थे। अगर कोई पूछे कि इतनी बड़ी संस्था में अगर कोई व्यक्ति सदस्य बनने जा रहा है तो सरकार उसमें क्या क्वालिफिकेशन देखती है? तो क्वालिफिकेशन देखती है, आजकल जब सरकारों में, पिछली गहलोत सरकार में हो या वसुंधरा सरकार में हो, देखा इस तरह से जाता है कि आप सरकार के साथ कैसे रहे, क्या आप राज्य सरकार के हित में कुछ फैसले कभी लिए थे जब आप सरकार में थे। दूसरा, आप कौन से समाज से आते हैं, क्या आप किसी अनुसूचित जाति से आते हैं, क्या आप किसी ऐसे वर्ग से आते हैं जिसका प्रभाव हम ये बनाकर कह सकें कि देखो ये सदस्य बनाया है, अब इस जाति के लोग इनसे मिले और अपने लिए लोगों को भर्ती कराएं। मतलब इस तरह से ओपन तरीके से भ्रष्टाचार को संस्थागत तरीके से आरपीएससी में जाति आधारित, जबकि कहीं कोई भी व्यवस्था आरपीएससी के अंदर जाति आधार पर नियुक्ति की नहीं है कि साहब इतनी सीटें इसको दी जाएंगी, लेकिन हर वर्ग को खुश करना, एक पुलिस का अधिकारी सेट करना है, एक इस तरह के समाज का सेट करना है, एक इस समाज से सेट करना है, एक प्रकार का मतलब आरपीएससी ओपनली मैनेज्ड होती है। यह बात इस पेपर लीक के बाद खुलकर सामने आ गई। इन्होंने नाम ले लिया बाबूलाल कटारा का, वो भी एक मेंबर थे कि साहब मेरे को तो बाबूलाल कटारा ने पेपर दिया था। मामला जानने आया कि भाई बाबूलाल कटारा तुम्हारे पास पेपर कहां से आया? बोले पेपर लीक हसनपुरा में शांतिनगर स्थित रविंद्र भाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुआ था, और पेपर लीक में जिस स्कूल से हुआ वहां का प्रिंसिपल और वहां का परीक्षा का केंद्र अधीक्षक वो जिम्मेदार थे, उनको 10 लाख रुपए में दिया था। उनसे जगदीश बिश्नोई गैंग ने पेपर निकलवाया था। पेपर को निकलवाने के लिए बकायदा जो स्ट्रांग रूम था जहां पेपर रखा गया था, वहां पर एक आदमी को पहले से छुपा के रखा हुआ था। विवेक उर्फ यूनिक नाम का कोई व्यक्ति था, उसको छुपा के रखा था, जिसने जब पेपर अंदर रख दिया गया तो उसने अंदर कट लगाया, निकालकर पेपर निकाला, फोटो खींचा, बाहर भेज दिया, और फिर इस तरह से पेपर सब जगह पहुंचा। मतलब कि एक सेंटर से पेपर को लीक किया गया था। तो एक तरह से पेपर लीक की पूरी खबर बाहर फैलने लगी। अब इस बीच में पुलिस की जांच इधर चल रही है, उधर की तरफ सब इंस्पेक्टर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं। पुलिस अरेस्ट करने निकलती है लोगों को और डिमांड करती है कि भाई अब इस परीक्षा को रद्द ही कर दिया जाना चाहिए। क्यों? पेपर लीक होना प्रूव हो चुका। नंबर दूसरा, आरपीएससी के मेंबर्स के ऊपर जांच पहुंच चुकी, उनकी गिरफ्तारियां तय हो चुकी। तीसरा, ट्रेनी गिरफ्तार होने शुरू हो गए। तो नैसर्गिक था कि अब वो छात्र इस बात की डिमांड करेंगे ही कि साहब इस पेपर में इस लेवल तक धांधली हुई है, जब पेपर ही लीक हो गया तो पहला ही आधार है पेपर लीक हो गया तो पेपर रद्द करो। राज्य सरकार इस विषय पर 6 मंत्रियों की एक कमेटी बना देती है कि साहब पेपर लीक तो हो गया, लेकिन इस लीक के पेपर को हम रद्द नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में छात्रों ने हाईकोर्ट की शरण ली। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से 6 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का उद्देश्य था कि भले ही पेपर लीक हो गया लेकिन हम रद्द नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रद्द करने के बारे में उन्होंने डिसीजन बाद में दिया, लेकिन राज्य सरकार की मंशा थी कि एक बार इस पर सारे पहलू जांचे जाएं। कैसे पहलू? राज्य सरकार का कहना था कि जो बच्चे सही तरीके से पास होकर आए, यानी कि जिन्होंने इस भर्ती परीक्षा में लीक पेपर से पास नहीं किया, जो मेहनत से पास हुए हैं, उनके परिवारजनों का कौन ख्याल रखेगा? तो राज्य सरकार ने इस पर खूब मंथन किया। इस बीच में हाईकोर्ट के अंदर मामला चल रहा था, क्योंकि चार्जशीट जा चुकी थी। हाईकोर्ट के अंदर जब मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट ने बकायदा इस भर्ती परीक्षा के रद्द होने की जो याचिका थी उसकी सुनवाई में राज्य सरकार से उसका पक्ष रखने के लिए उनसे कहा कि आप आइए, अपना पक्ष बताइए क्या है। राज्य सरकार अपने द्वारा समय मांगती गई कि सर हम अभी थोड़ा रुक के देंगे। 21 फरवरी समय मांगा, फिर 5 मई, फिर 15 मई, फिर 26 मई कि सर हम समय देंगे, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या फैसला लें, हमको समझ नहीं आ रहा है। हम जब उन लोगों को देखते हैं कि अगर इस परीक्षा में आधे लोग गुनहगार नहीं हैं
तो उनका जो सिलेक्शन हो गया, उनका कौन निर्णय करेगा? अच्छा, ये एक ऐसा नैतिक द्वंद था साथियों कि अगर आप एथिक्स पर जाकर बात करेंगे कि एथिक्स क्या कहता है ऐसे विषय पर, नैतिक द्वंद क्या कहता है, तो नैतिक द्वंद यही कहता है कि यार टेक्निकली तो ये बात सही है, जिनने पेपर नकल करके पास नहीं किया उनकी क्या गलती है, जिन्होंने इस परीक्षा के लिए ना जाने कितनी नौकरियां थी जो पहले छोड़ी थी, उनका आप क्या करेंगे? तीसरा, उन लोगों का क्या होगा जो इस भर्ती परीक्षा के लिए इतने दिन से ट्रेनिंग करके पैसा उधार लेके घर गृहस्थी शुरू कर चुके हैं, जिनकी शादी हो चुकी है इस आधार पर कि ये सेलेक्ट हो गए हैं, उनका होगा क्या? तो कहने का मतलब ये था कि इस पूरी भर्ती परीक्षा में जो 2021 के अंदर सेलेक्टेड थे, उन बच्चों का सिलेक्शन तो हो गया, सिलेक्शन के बाद उनके जीवन की शैली आगे की शुरू हो गई। अब अगर उनको पद से निकाल दिया गया तो उनके लिए राज्य सरकार क्या करेगी? तो राज्य सरकार ने कहा कि हम भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करना चाहते। एसओजी अपने स्तर पर जो भी गुनहगार हैं उनको पकड़ रही है और उन्हें निकालते चली जा रही है। लेकिन छात्रों की मांग जबरदस्त तरीके से उठती रही। छात्रों की मांग यह थी कि जब पेपर ही लीक हो गया तो ये कैसे जानेंगे आप कि ये गुनहगार था और ये नहीं था? ये तो छुपाया जा सकता है। और एसओजी के पास हर व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाना और उसके बाद उसको सही से डिक्लेयर कर देना सत्य तो नहीं हो सकता। जब पेपर लीक हो गया तो पेपर लीक होने पर रद्द होने की परिपाटी चलती आई है। हमेशा से यही हुआ है कि अगर पता चल जाए कि पेपर लीक हुआ तो उसे कैंसिल करो, यही तो प्रोसेस है। कोई बात नहीं साहब, राज्य सरकार इस विषय पर अपनी तरफ से बातें रखने के लिए समय हाईकोर्ट से मांगती रही। हाईकोर्ट इस बात का मन कहीं ना कहीं पहले बना चुकी थी, सख्ती से सरकार से पूछती जा रही थी। सरकार खूब समय लेती गई। फाइनली जुलाई आता है और उस समय सरकार हाईकोर्ट के सामने रखती है कि सर, हम एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। और तर्क दिया जाता है जो परीक्षा के अंदर सही से एंट्री कर गए उनका क्या होगा। यह बात राज्य सरकार के द्वारा हाईकोर्ट के सामने रखी जाती है। हाईकोर्ट इस मामले को पूरी तरह सुनती है और इस बात को सुनने के बाद वो अपना फैसला देती है। हाईकोर्ट ने पूरी तरह से इस मामले को सुना और सुनकर के फैसला दिया कि नहीं, ये आधार नहीं हो सकता कि ये लोग जिन्होंने परीक्षा के अंदर नकल नहीं की और परीक्षा पास कर गए, उन लोगों की वजह से हम भर्ती परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो लोगों के अंदर पारदर्शिता में विश्वास खत्म हो जाएगा। लोग आरपीएससी के ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे, सरकारी सिस्टम पर विश्वास करना बंद कर देंगे। पेपर लीक हुआ है ये प्रूवन है, डमी कैंडिडेट बैठे थे ये प्रूवन है, आरपीएससी के मेंबर इन्वॉल्व थे ये प्रूवन है। जब इस लेवल पर चीजें हो चुकी हैं तो परीक्षा रद्द करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। हाईकोर्ट ने इसको आदेश में जारी कर दिया। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने 14 अगस्त को सभी पक्षों की दलील सुन के फैसला सुरक्षित रख लिया था और अपनी तरफ से अब यह फैसला देते हुए उन्होंने यह कह दिया। और उसमें कहा गया कि माना कि मतलब सरकार की तरफ से जो वकील थे उनका कहना सर, कुछ ही अभ्यर्थी तो ऐसे थे जिनकी मिली भगत पता चली, पर यह वही वाली बात है, खराब तो खराब ही है, फिर उसके अंदर लेवल नहीं ढूंढ सकते। पेपर को पूरी तरह से कोर्ट ने 3 तरह से लीक माना कि 2 सदस्य इन्वॉल्व थे, डमी अभ्यर्थी थे और जगदीश बिश्नोई गैंग ने पूरी तरह से इस पेपर को लीक किया था। पेपर लीक था तो इसके अंदर कोई आधार नहीं बचता कि इस परीक्षा को वो ना किया जाए। इसी तरफ पुलिस का कहना था कि पेपर लीक केस सरकार के लिए टॉप प्रायोरिटी था और हमें खुली छूट दी गई थी और हमने इस पूरी तरह से प्रयास किया था सबको जांच करके जेल भेजने का। हाईकोर्ट ने लेकिन इस फैसले के साथ साथ आरपीएससी के लिए भी अब आगे का रास्ता खोल दिया है। आरपीएससी में सुधार के लिए हाईकोर्ट ने स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश को लिखा है। मतलब समीर जैन जी ने जब यह फैसला लिखा तब उन्होंने यह बात भी ध्यान रखी कि आरपीएससी में अब सुधार होने की आवश्यकता है। उन्होंने बकायदा मुख्य न्यायाधीश को एक जनहित याचिका के तौर पर एक मामला दर्ज करने का निवेदन किया है कि आप इसका सुनवाई कीजिए कि आरपीएससी में सुधार कैसे किया जाए, क्योंकि अदालत का मानना है कि उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष की भूमिका भी जांच के अंदर हो सकती है। उस समय श्रोत्रिय जी हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर के अब इस फैसले से आरपीएससी के अंदर भी सुधार अपेक्षित है, नंबर 1। और नंबर दूसरा, यह मामला राजस्थान के अंदर छात्रों के अंदर एक निश्चित ही सकारात्मकता लेकर आएगा जो तैयारी कर रहे थे। इन पदों का अब क्या होगा? संभवतः इन पदों को अब पुराने जो नए पद अभी आए हैं 1015 पदों पर जो वैकेंसी आई है उनमें जोड़ करके फिर से रख दिया जाएगा। हमने अपनी पाठशाला पर इसका लिंक भी डाल रखा है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हमने पूरी डिटेल इस पूरी वैकेंसी की डाली है। 1015 नए पद आए हुए हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और ये जो पुराने पद रद्द होंगे उन्हें डाल करके एज रिलैक्सेशन दे करके इन लोगों को फिर से आवेदन के लिए बुलाया जा सकता है। कुल मिलाकर के 2021 में जो सफल अभ्यर्थियों की जो
उम्मीदें थी, अब उन्हें जो असफल रह गए थे, उन्हें अब फिर से यहां पर न्याय की राह दिखी है। यहां पर एक बड़ा सवाल हमेशा के लिए बना रह जाएगा और वो ये कि जिन्होंने पेपर नकल करके पास नहीं किया था, उनका क्या हुआ? तो उसके बारे में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि पेपर जब लीक हुआ था, तो राज्य सरकार के फैसलों ने, कमेटी की जांच ने हाईकोर्ट को यह कन्विंस करने में कामयाबी नहीं पाई कि क्यों ना इस भर्ती परीक्षा को जारी रखा जाए। अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने जो आज फैसला दिया, इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं छात्रों के एक बड़े वर्ग में उम्मीद जगी है। 2021 में तैयारी कर रहे वो छात्र जिन्होंने नकली, डमी, फर्जी अभ्यर्थियों के चलते अपने सिलेक्शन को अपने आंखों के सामने से छूटते हुए देखा, अब वो पुनः इसके लिए मेहनत कर सकते हैं और उन्हें एक नई राह दिखेगी। बाकी देखते हैं राज्य सरकार इस विषय पर क्या करती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एकल पीठ का फैसला है। राज्य सरकार क्या पता इस फैसले के विरुद्ध डबल पीठ में, यानी कि जो खंडपीठ है उसके अंदर हो सकता है कि अप्रोच करे, या फिर हो सकता है इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए। अगर कुछ ऐसा होता है तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या मामला होगा, यह भी देखने का एक विषय होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को जितना जल्दी सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से सब्सक्राइब करवाएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा हो राजस्थान के विषयों को बहुत अच्छे से पटल पर रखने की और पूरे विश्लेषण के साथ आप तक लाने की। आप लोगों ने जिस तरह से अंकित इंस्पायर्स इंडिया को प्यार दिया है, इसी तरह अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर भी अपना प्यार बरसाएं, ताकि हम राजस्थान की खबरों के विश्लेषण में और मजबूती के साथ आपके साथ बढ़ सकें। थैंक यू सो मच।